वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लिए हैं और ये सारे टॉपिक का जो क्वेश्चन है ये क्या है, वन लाइनर है। तो ये क्या है, वन लाइनर है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब हम लोग चलते हैं मतलब डायरेक्ट कहाँ पे, क्वेश्चन पे। ये पहला टॉपिक क्या है, प्रमुख कृषि संस्थान। मतलब कि भारत में कौन सा कृषि संस्थान किस मतलब कि राज्य में है या किस शहर में है। चलते हैं, पहला क्या है, संस्थान का नाम क्या है, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है, तो ये हैदराबाद राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। देखिए राष्ट्रीय चावल शोध कहाँ है, कटक। देखिए चावल जो खाते हैं कैसा लगता है, मतलब कि कट 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 का आवाज़ आता है। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ होगा, कटक में। चलते हैं पे। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये कहाँ है, आनंद। कहाँ है, आनंद में। चलते हैं पे। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा राज्य में। कहाँ पे, हरियाणा राज्य में। चलते हैं पे। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहाँ है, तो कोयम्बतूर में। कहाँ है, कोयम्बतूर में। चलते हैं पे। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, ये क्या है, चिकमंगलुर। कहाँ है ये, चिकमंगलुर में। चलते हैं नेक्स्ट पे। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो बैरकपुर में। चलते हैं पे। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है, फरीदाबाद में। चलते हैं पे। टिड्डी चेतावनी संगठन, जो टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है, तो ये जोधपुर में। चलते हैं पे। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ये कहाँ है, तो फरीदाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है, तो हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, तो ये जयपुर में। चलते हैं पे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो झांसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म, ये कहाँ है, हैसरघट्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ये कहाँ है, तो अल्मोड़ा। चलते हैं पे। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट पे। लघु किसान कृषि व्यापार संघ, ये भी कहाँ है, तो नई दिल्ली में। चलते हैं पे। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये कहाँ है, तो गाजियाबाद में। चलते हैं पे। पशु रोग जांच प्रयोगशाला, ये कहाँ है, तो पुणे में। चलते हैं पे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान, ये कहाँ है, तो कोलकाता में। चलते हैं नेक्स्ट पे। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, बंगलौर में। कहाँ है, बंगलौर में। चलते हैं नेक्स्ट पे। पशु स्वास्थ्य संस्थान, ये कहाँ है, तो जालंधर। चलते हैं पे। पशु चिकित्सा जैविकी, ये कहाँ है, गुवाहाटी। चलते हैं पे। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, कोलकाता में। चलते हैं पे। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान, ये कहाँ है, रांची में। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मतलब कि दाल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, ये असम राज्य। चलते हैं इस पे। सोनालिका अर्जुन एवं कल्याण सोना उत्पन्न किस्में है, किसका दिए, सोनालिका अर्जुन कल्याण सोना, ये किसका उन्नत किस्म है, तो ये गेहूं की। चलते हैं इस पे। पैगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो मूंगफली के लिए। चलते हैं इस पे। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से किसे जाना जाता है, तो झूम कृषि को। चलते हैं इस पे।
गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि पे अधिकतम उपज। मान लीजिए भूमि यहाँ पे इतना कम भूमि है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उपज क्या करेंगे, अधिक करेंगे। तो इसी से क्या तात्पर्य है, गहन कृषि से। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादन है? तो सरसों एवं बाजरा। चलते हैं उस पे। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल, तमिलनाडु। तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक राज्य में। सबसे ज़्यादा कहाँ? कर्नाटक राज्य में। उसके बाद कहाँ होता है? केरल में। उसके बाद तमिलनाडु। तो पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे पे केरल और तीसरे पे तमिलनाडु। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होता है? तो उकठा रोग से कौन सा? चना। चलते हैं पे। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल। चलते हैं पे। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? कहवा, रबर और तंबाकू कहाँ? कर्नाटक राज्य में। चलते हैं पे। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए तंबाकू खाने से लोग क्या हो जाते हैं? अंधा। क्या हो जाते हैं? अंधा। देखिए तंबाकू खाने से लोग अंधा हो गया, अंधा से आंध्र प्रदेश। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो किसके आता है ये? एक्वापोनिक कृषि। एक्वापोनिक कृषि से क्या तात्पर्य है कि मछली के साथ साथ हम क्या करेंगे, पौधों को भी उगाएंगे। क्या करेंगे? मछली के साथ साथ पौधे उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वापोनिक कृषि। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। चलते हैं इसमें। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है? गेहूं और गन्ना। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? पहले स्थान पर है। चलते हैं सुन पे। अरंडी का वृहत उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो सदाबहार क्रांति जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। तो सदाबहार क्रांति किससे है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से है। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन है? देखिए चीनी उत्पादन में तो पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक। चलते हैं पे। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो कौन सा है? गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। जैसे यहाँ पे क्रांति है और यहाँ पे कृषि है। तो जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति किस कृषि के लिए था? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण क्रांति। ये फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि से संबंधित है। होगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से दूध उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति है? तो कौन सा क्रांति है? श्वेत क्रांति। चलते हैं सुबह। कृष्ण या काली क्रांति। ये कृष्ण या काली तो खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मतलब कृष्ण या काली क्रांति क्या है? पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। चलते हैं सुबह। नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। गोल, देखिए आलू क्या होता है? गोल गोल। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। चलते हैं क्वेश्चन पे। भूरी। भूरी क्रांति किससे है? देखिए जमीन में अगर हम उर्वरक डालेंगे तो उर्वरक डालेंगे तो जमीन क्या हो जाएगा? भूरा। जमीन क्या हो जाएगा? भुरभुरा। तो भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक उत्पादन से। चलते हैं पे। पीली क्रांति। देखिए पीली क्या होता है? तिलहन। तब क्या होगा? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। चलते हैं पे। रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि संबंधित समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित। चलते हैं तो पे अमृत क्रांति, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदियों को जोड़ने की योजना है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदियों को जोड़ने की योजना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को 2 गुना करना टिकाऊ कृषि। सदाबहार क्रांति क्या है? जो कृषि उत्पादन है उसे 2 गुना करना और क्या होना चाहिए? टिकाऊ भी होना चाहिए। चलते हैं पे गुलाबी क्रांति, तो प्याज उत्पादन, झींगा मछली, मतलब गुलाबी क्रांति किससे है? प्याज उत्पादन से है और झींगा मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति, लाल क्या होता है? टमाटर और मीट मतलब मांस, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। चलिए, बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क को जलवायु कैसा होना चाहिए? उष्ण होना चाहिए एवं शुष्क। तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में हम लोग किसका कृषि करते हैं? तो बाजरे की कृषि करते हैं। चलते हैं ना पे, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली। तो मूंगफली हम लोग किस तरह के जलवायु में मतलब इसका फसल को लगाते हैं? तो शुष्क भूमि में। चलते हैं ना पे, ओस और बोरो, ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो धान के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। पहले कौन सा था? पहले था मतलब मध्य प्रदेश, लेकिन अब सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट पे, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख कृषि संगठन एवं उसका मुख्यालय है, मतलब जो भारत में जो कृषि संगठन है और उसका मुख्यालय कहाँ है? जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो कानपुर में। चलते हैं पे, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में। चलते हैं पे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? मनीला। चलते हैं पे, अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? हैदराबाद में। चलते हैं पे, सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तो अलेप्पो। कहाँ है? अलेप्पो में। चलते हैं पे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये कहाँ है? मुंबई में। चलते हैं पे, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, ये कहाँ है? मैक्सिको में। जैसे कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलौर। कहाँ है? तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोट्टायम मतलब कहाँ है? केरल में। चलते हैं पे, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो गंटूर। क्या है? गुट्टूर। कहाँ है? गुट्टूर। कहाँ पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में। चलते हैं मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का कहाँ है? ये नई दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में। चलते हैं अब नेक्स्ट पे, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहन फसल में नाइट्रोजन को संचित करने की क्षमता अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। चलते हैं, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशा किस या किन राज्य या राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। चलते हैं रुपये, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। चलते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो गेहूं की। चलते हैं, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया
गया। तो किसका? तो मैक्सिकन गेहूं। कौन सा गेहूं था? मैक्सिकन गेहूं। चलते हैं पे, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? तो चाय के निर्यात से हमको विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाल विगलन किस फसल का रोग है? तो गन्ना का। चलते हैं, आप क्या है? मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ था। मतलब इसको क्या मिला था? मतलब कि जो मूंगा रेशा है, मूंगा रेशा को GI टैग मिला था। कब? 2007 ईस्वी में। और ये भारत के किस राज्य में मतलब होता है? ये असम राज्य में। चलते हैं पे, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1986 ईस्वी में। चलते हैं पे, मक्के के फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है? 90 से 120 दिन। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को हम लोग मसालों का बगीचा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिनकी सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? केरल। लौंग की खेती कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? केरल में। और लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। चलते हैं पे, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च। चलते हैं पे, भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। चलते हैं पे, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड किस फसल की अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? तो मक्का के। चलते हैं सुन पे, वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में। चलते हैं सुन पे, चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान कितना होना चाहिए? 24 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच तापमान उपयुक्त माना जाता है। तो चाय की खेती के लिए वर्षा कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक। और तापमान कितना रहना चाहिए? 24 से लेके 30 डिग्री सी तक। चलते हैं पे, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन है? तो कुफरी है ना, चिप्सोना 2 कौन है? आलू का सबसे अच्छा फसल कौन सा है? कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल का उन्नत किस्म है? तो अमरूद का। उत्तराखंड में उगाए जाने वाले अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश में को किया जाता है? तो जापान में। मतलब जो मंडुआ हम लोग उगाते हैं, तो मंडुआ कहाँ उगाते हैं? उत्तराखंड में। और इसका मतलब कि निर्यात कहाँ करते हैं हम लोग? जापान में। चलते हैं सुन पे, निर्वाह मूलक कृषि क्या कह रहा है? निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो निर्वाह मूलक कृषि में हम लोग किसका उत्पादन करते हैं? तो मोटे अनाज का और चावल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकंद। चलते हैं पे, भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलते हैं पे, केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाले के लिए। चलिए, हम लोग इस तरह से जो ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, हम लोग इसी तरह मतलब हर एक टॉपिक बाय टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? मतलब डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, हम कल क्या किए थे कि हिस्ट्री का कुछ पार्ट लिए थे। जैसे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। और इसका मतलब कि अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। फिर क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में जो कोलकाता से मतलब राजधानी कहाँ बन गया? दिल्ली। कोलकाता से राजधानी कहाँ बन गया? दिल्ली। उसके बाद 1915 ईस्वी में क्या हुआ था कि BHU बनारस
बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब हुआ था। किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने। फिर क्या हुआ? गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस क्या मनाते हैं हम लोग? प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को अपना क्या माना? भूख हड़ताल। इसमें पहली बार भूख हड़ताल पे महात्मा गांधी रहे। उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। किसने शुरुआत किया था? तो महात्मा गांधी ने। और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? 1922 ईस्वी में। क्यों ले लिया गया था? क्योंकि एक जगह था चौरा चौरी नामक जगह पे कुछ क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया? आग लगा दिया। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में क्या कर दिया कि जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिए। उसके बाद 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ये कहाँ बने थे? बेलगांव में। कहाँ पे? ये बेलगांव में। उसके बाद 9 जनवरी 1925 ईस्वी को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आए? तो 1928 ईस्वी में। इसका विरोध क्यों करने लगे? मतलब भारतीय ने इसका विरोध क्यों करने लगे? क्योंकि इसमें सभी के सभी कौन थे? अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी के चोट के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में क्या स्टार्ट हुआ? सबनीय अवज्ञा आंदोलन। किसने स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी। किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी। उसके बाद 1930 में, उसके बाद हम लोग मतलब 1930 फिर 3 गोल में से 1930, 1931 और 1932। 1930 पहली गोल में सम्मेलन, दूसरा 31, तीसरा 32। दूसरे गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर 1932 में क्या होता है? पूना समझौता, मतलब पूना पैक्ट किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। कहाँ पे हुआ था ये? यरवदा जेल के अंदर। क्या हुआ था? यरवदा जेल के अंदर। फिर 1938 और 1939 में क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। और 1938 में क्या हुआ था? त्रिपुरी संकट। क्या हुआ था? त्रिपुरी संकट। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इसी में नारा दिए थे, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। चलिए अब कुछ नारा के बारे में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद, किसने बोला था? भगत सिंह। किसने बोला था? भगत सिंह। चलिए हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे? पहले कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे और जो पीछे पढ़ाया हुआ है उसको बार बार हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। और आप लोगों का काम क्या है? इसे मतलब कि थोड़ा 1 से 2 बार जरूर देखिए, ताकि सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपके माइंड में छप जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।